12 मई 1992, 27,100 फीट, कंचनजंगा। वांडा रुत्केविच, पोलैंड की सबसे महान पर्वतारोही, बर्फ में एक उथले गड्ढे में बैठी थीं और खाई में घूर रही थीं। उनके पास न तो स्लीपिंग बैग था, न स्टोव, न खाना। उनसे 1000 फीट नीचे एक गर्म टेंट और सुरक्षा थी। 1000 फीट ऊपर वो शिखर था जिसे शायद फिर चढ़ने का मौका न मिले। एक आदमी उन्हें वहां पाता है। वह शिखर से अभी आया है। उसने सब बताया, बस वो बात नहीं जो शायद उनकी जान बचा सकती थी। फिर उसने उन्हें वहां छोड़ दिया, शिखर से 1000 फीट नीचे, अंधेरे में, अकेले। आगे जो हुआ उसे आपने सुनी हर दूसरी हिमालयी त्रासदी से अलग क्या बनाता है, यही है। सबको पता था कि यह हो सकता है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी। सब जानते थे कि वह हिमालयी पर्वतारोही मर चुकी थी और उसे भी पता था। उन्हें उन सब से बेहतर जोखिमों की जानकारी थी। ये वांडा रुत्केविच की कहानी है। स्वागत है आपको चरम सीमा पर। वांडा का जन्म 1943 में कब्जे वाले लिथुआनिया में एक पोलिश परिवार में हुआ था, जिसे युद्ध ने पूरी तरह निगल लिया था। युद्ध के बाद परिवार को व्रोक्लाव, पोलैंड भेजा गया, जो खंडहरों और बिना फटे बमों से भरा था। 1948 में उसके बड़े भाई यूरेक दोस्तों संग घर के पास बमबारी से तबाह मकानों में खेल रहे थे। वांडा को कुछ मिनट पहले ही रोते हुए घर भेजा गया, क्योंकि यूरेक ने उसे खेल में नहीं लिया। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसने धमाका सुना और अपने भाई को उस शहर के मलबे में खो दिया जो पूरी तरह तबाह होना बाकी था। वो कम्युनिस्ट पोलैंड में बड़ी हुई, व्रोक्लाव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक गंभीर एथलीट बन गई। वह तेज, प्रतिस्पर्धी और हमेशा आगे बढ़ने को तैयार थी। वांडा को 18 साल की उम्र में चढ़ाई का शौक तब लगा जब व्रोक्लाव के पास सड़क पर उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। एक यात्री ने उसकी मदद की। उसके समूह में बोगदान जानकोव्स्की था, जो 2 साल से चढ़ाई कर रहा था। वह उसे पास के पहाड़ों में एक चट्टानी जगह ले गया, जहां उसने पहले ही दिन बिना सुरक्षा के 70 फुट ऊंची चढ़ाई की। बिना किसी प्रशिक्षण, बिना किसी उपकरण और बिना किसी खास वजह के, ये मानने के कि वो ये कर सकती है। बस इतना ही काफी था। उसने सब कुछ छोड़कर पर्वतारोहण को अपना लिया और असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। चढ़ाई की बात करें तो वांडा एकदम अनोखी थी। मेरा मतलब है सचमुच। पोलिश पर्वतारोहण समुदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा था कि पोलिश अल्पिनिज्म 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पुरुषों का पर्वतारोहण, महिलाओं का पर्वतारोहण और वांडा रुत्केविच। आप सोचते होंगे कि यह तारीफ है। सच ये है कि यह वांडा और हर महिला के लिए अपमान था जिसने कभी रस्सी के सहारे चढ़ाई की हो। उस समय के प्रमुख पोलिश पर्वतारोही वांडा के साथ चढ़ाई करने से मना कर देते थे, न कि इसलिए कि वह कठिन स्वभाव की या अनुभवहीन थी। वे बस उसके साए में रहकर चढ़ाई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस भाषण से कई साल पहले वांडा रुत्केविच ने वो काम किए थे जो किसी ने कभी नहीं किए थे। 1975 में वांडा ने काराकोरम पर्वतमाला में ग्लेशियर ब्रुम 3 की पहली चढ़ाई का नेतृत्व किया। उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची बिना चढ़ी हुई चोटी थी। कोई भी पुरुष या महिला उस पर कभी नहीं चढ़ा था। वो टीम में सिर्फ पर्वतारोही नहीं थीं, वो अभियान की नेता थीं। वो दुनिया के सबसे प्रतिकूल माहौल में पुरुषों और महिलाओं की मिश्रित टीम की मुखिया थीं। 3 साल बाद 16 अक्टूबर 1978 को वो इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ी होने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। जनता के लिए वह एक राष्ट्रीय हीरो थीं, लेकिन पर्वतारोहण समुदाय के अंदर प्रतिक्रिया बिल्कुल जहरीली थी। 1970 और 80 के दशक में पोलिश हिमयोद्धा एक प्रसिद्ध भाईचारा थे और उन्होंने ये बहुत साफ कर दिया था कि वहां किसी बहन के लिए कोई जगह नहीं थी। वे फुसफुसाते थे कि वो सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि वो किस्मत वाली थी, या फिर उसने एक आदमी से ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसके तकनीकी कौशल को मिटाने की पूरी कोशिश की, उसकी सफलता को उसके स्त्री होने से जुड़ा एक अपवाद बताया। ग्लेशियर ब्रुम की चढ़ाई के 7 साल बाद वो नंगा पर्वत पर थीं, जहां 1985 में उन्होंने पहली सर्व महिला टीम का नेतृत्व कर शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने अगले साल 1986 में K2 की चोटी बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के फतह की और इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने अपने सभी साथियों, पुरुष और महिला, दोनों को पीछे छोड़ दिया था।
और इसे स्वीकार करने से बचने का एकमात्र तरीका यही था कि उन्हें ऐसी श्रेणी में डाल दिया जाए जहां कोई तुलना संभव न हो। 1992 तक वांडा ने दुनिया की 14-26 हजार फुट ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 पर चढ़ाई कर ली थी। एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, शिशापांगमा, गशरब्रुम 1 और 2, चो ओयू, अन्नपूर्णा 1। हर एक चढ़ाई एक अलग अभियान थी, जिसका मतलब था 8 बार महीनों तक घर से दूर रहना और कम्युनिस्ट पोलिश राज्य की नौकरशाही के साथ 8 बार विदेशी मुद्रा और विदेशी परमिट के लिए कठिन बातचीत करना। इंतजार, देरी, ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। वो अब और सहन नहीं कर सकती थी और वो बूढ़ी हो रही थी। 49 साल की उम्र बिल्कुल चढ़ाई के लिए आदर्श उम्र नहीं है। तो 1992 में वांडा ने फैसला किया कि वह एक साथ सभी पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगी। वो लगभग एक साल में बाकी बची 6 चोटियों पर चढ़ाई करेंगी, एक बेस कैंप से दूसरे बेस कैंप तक जाती हुई और लगातार एक के बाद एक शिखर फतह करती जाएंगी। उनका तर्क पूरी तरह शरीर विज्ञान पर आधारित था। जब आप कई महीनों तक अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं तो आपका शरीर अनुकूलित हो जाता है और पतली हवा की भरपाई के लिए ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। आपका खून वहां कम ऑक्सीजन ले जाने में और अच्छा हो जाता है। समुद्र तल लौटने पर कुछ ही हफ्तों में यह अनुकूलन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप सीधे एक चोटी से दूसरी चोटी पर चले जाते हैं तो आप उस ऊंचाई के अभ्यस्त बने रहते हैं और बिना पूरा प्रक्रिया दोहराए तेजी से चढ़ सकते हैं। तो कागज पर उसका प्लान समझदारी भरा था। कागज पर असल में इसका मतलब था कि 49 साल के शरीर से, जो पहले ही इंसानी शरीर की सहन शक्ति की हद पर है, और ज्यादा मांगना। बेहद ऊंचाई पर धरती की 6 सबसे खतरनाक चोटियों पर लगातार चढ़ाई करना, वो भी बिना किसी असली आराम के बीच में। यह वैसा है जैसे एलियूड किपचोगे से लगातार एक के बाद एक 6 मैराथन दौड़ने को कहना। अपनी योजना बताते हुए उसने लिखा, किसी महिला ने इतनी बड़ी चुनौती नहीं ली है, मैं पहली बनूंगी। उसने अपनी मास्टर प्लान का नाम सपनों का कारवा रखा। जब उसने इसकी घोषणा की तो जो लोग ऊंचे पहाड़ों को जानते थे उन्होंने तुरंत समस्याओं की ओर इशारा किया। समुदाय में सभी जानते थे कि अंत बुरा होगा। पोलैंड के श्रेष्ठ पर्वतारोही अलेक्जेंडर लेवुफ ने इसे बेहतरीन ढंग से कहा। अपने करियर के शिखर पर वांडा ने खुद को मुश्किल में डाल लिया था। एक साल में 5 पर्वत चढ़ना संभव नहीं था। वांडा लगभग 50 साल की थीं। मेरे सहयोगी और मैं शुरू से जानते थे कि उनके इसे पूरा कर पाने की कोई संभावना नहीं थी। उनकी जीवनीकार गर्ट्रूड राइनेक सबसे स्पष्ट थीं। उन्होंने वांडा से कहा, अगर आप यह कोशिश करेंगी तो बहुत संभव है कि आप मर जाएंगी। वांडा ने सबकी बातें सुनी। उन्हें उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है, अगर आपने अपना पूरा करियर अनदेखा होकर बिताया है तो अब आप उनकी बात क्यों सुनेंगे? और एक बात और है, वांडा किसी भी नतीजे को स्वीकार कर चुकी थीं। 1989 में जेर्जी कुपुका, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, लोत्से के दक्षिणी फेस से गिर गई थीं। जुलाई 1990 में उनके लंबे समय के पर्वतारोहण साथी कर्ट लिंक्रूगर ब्रॉड पीक पर 1300 फीट नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। वो वांडा से कुछ फीट नीचे चढ़ रहे थे। उन्होंने यह सब खुद देखा। उनकी जीवनीकार ने यह बात सबसे सटीक ढंग से कही। कर्ट उनकी आंखों के सामने मर गए। यही समय वांडा के अकेलेपन की शुरुआत थी। 1992 तक वांडा के साथ रस्सी बांधने वाले करीब 40 लोग मर चुके थे। रस्सी के साथी, दोस्त, वे लोग जिन पर उसने अपनी जान तक भरोसा किया था। पहाड़ों ने उन सब को छीन लिया था। आप 30 साल तक अपने सबसे अच्छे दोस्तों को एक एक करके जाते देखते हैं और यह आपको बदल देता है। इसने वांडा के पर्वतारोहण करते हुए मरने के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया। वांडा ने कहा था, मैं मौत नहीं चाहती, पर पहाड़ों में मरना मुझे बुरा नहीं लगता। ये मेरे लिए आसान होगा। इतना सब झेलने के बाद मौत मेरे लिए अनजानी नहीं है और मेरे ज्यादातर दोस्त पहाड़ों में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ 1992 की वसंत ऋतु में वांडा कंचनजंगा पहुंची, जो नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 28,169 फीट की ऊंचाई तक उठता है और केवल एवरेस्ट और K2 ही इससे ऊंचे हैं। लेकिन केवल ऊंचाई ही नहीं बताती
कि ये पर्वत इतना खतरनाक क्यों है। वहां मौसम अचानक बदल सकता है और ऊपरी पर्वतों पर तापमान इतना गिर सकता है कि पर्वतारोही कुछ घंटों में मर सकते हैं। उत्तर की ढलान बर्फ की गुफाओं और गिरते सेरक्स की भूल भुलैया है, जहां गलती की जगह नहीं। वांडा ने पहले कंचनजंगा पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन 1991 में स्लोवेनियाई टीम के साथ दक्षिण पश्चिमी फेस से लौट आई थीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह ऊपर क्या है, फिर भी वो वापस आईं। लेकिन 1992 की वसंत ऋतु में 2 टीमें शिखर पर नजर गड़ाए हुए थीं। 10 लोगों की जर्मन टीम का नेतृत्व वोल्फगांग सिनवेल कर रहे थे। दूसरी थी 6 लोगों की मैक्सिकन पोलिश टीम, जिसका नेतृत्व 29 वर्षीय कार्लोस कार्जोली कर रहे थे। वांडा के पास परमिट नहीं था, तो उन्होंने कार्लोस को फोन किया और मैक्सिकन टीम में शामिल होने की अनुमति मांगी। अधिकांश पर्वतारोहण टीमें अपने परमिट की सुरक्षा करती हैं और केवल राष्ट्रीय समूहों में चलती हैं, लेकिन गार्जोलियो ने वांडा का खुले दिल से स्वागत किया और वही सीमा पार साझेदारी बनाई जिसने वांडा के करियर को परिभाषित किया। वे एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे, लेकिन इस व्यवस्था में एक शर्त थी। अगर कोई महिला पहले शिखर पहुंचे तो वह उनकी पत्नी एल्सा अविला होनी चाहिए। वांडा ने तुरंत हाँ कर दी। शिखर उसके लिए सबसे अहम था। उसने यात्रा कंचनजंगा से शुरू कर पोलैंड में अपने घर खत्म करने का प्लान बनाया था। ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई महिला गर्व नहीं कर सकती थी। हमेशा की तरह वांडा और अन्य पर्वतारोही धीरे धीरे पहाड़ के अनुकूल होते गए और पूरे मार्च अप्रैल सावधानी से चढ़ाई करते रहे। अप्रैल के अंत तक उनका उच्च शिविर बन गया था। 26,000 फीट ऊंचाई पर पहाड़ की ढलान में एक बर्फीली गुफा बनाई गई थी और वे शिखर तक पहुंचने का मौका देख रहे थे। 23 अप्रैल को आखिरकार वो मौका आ ही गया। मैक्सिकन पोलिश टीम के सभी 6 सदस्यों ने शिखर पर पहुंचने के लिए अपनी पहली गंभीर कोशिश शुरू की, लेकिन ऊपर चढ़ते समय उन्हें अचानक एक भयंकर और लगातार चलने वाले तूफान ने घेर लिया, जिसने उन्हें पूरी रात वहीं रोक दिया। उन्होंने वो घंटे एक तंग बर्फ की गुफा में सिमटकर बिताए, अपनी देह से ठंडी हवाओं को रोकने की कोशिश की। जब वे आखिरकार वापस लौटे तो उस रात की कोशिश की कीमत साफ हो गई। एल्सा के हाथ शीत दंश से नीले पड़ गए थे। अल्फ्रेडो, कार्लोस के भाई और इस अभियान के एक और पर्वतारोही को भी यही समस्या हुई। उन्हें तुरंत नेपाल ले जाया गया ताकि उन्हें जल्द चिकित्सा सहायता मिल सके। इसी तरह कार्लोस का प्रस्तावित परमिट समझौता बस एक याद बन गया। वांडा के लिए शिखर तक का रास्ता खुल गया था, लेकिन उस मौसम की आपदा यहीं नहीं रुकी। उनके टेंट से कुछ ही 100 फीट दूर जर्मन अभियान था, जो मार्च से उसी रास्ते पर चढ़ाई कर रहा था, और वे एक ऐसी त्रासदी का सामना कर रहे थे जो ना तो ठंड से आई थी और ना ही ऊंचाई से, बल्कि एक साधारण मानवीय गलती के क्षण से आई थी। उनके पास के टेंट में 2 शेरपा, लाकपा नूरू और आंग दोर्जे शरण लिए हुए थे, जो अनुभवी उच्च पर्वतीय श्रमिक थे और हफ्तों से पहाड़ों पर थे। वे सबसे प्रसिद्ध नाम नहीं थे, लेकिन वही सबसे कठिन काम कर रहे थे और वही सबसे पहले मारे गए। 25 अप्रैल की रात को ठंड की वजह से इन शेरपाओं ने अपने टेंटों को ठंड से बचाने के लिए बंद कर लिया और उनके अंदर ही खाना बनाया। चूल्हे से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड बंद जगह में भर गया। सुबह तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जर्मन अभियान दल ने दोनों शेरपाओं को पहाड़ की एक हिमदरार में दफना दिया और फिर पूरी टीम 1 मई को कंचनजंगा से उतर गई। ये समझ में आता है क्योंकि शेरपाओं के बिना अभियान चलाना लगभग असंभव है, लेकिन वांडा और उनकी टीम के बाकी लोगों के लिए इसका मतलब ये था कि वे दुनिया के सबसे कम चढ़े जाने वाले पहाड़ों में से एक पर सचमुच अकेले थे। मई 1992 के पहले हफ्ते तक जर्मन लोग जा चुके थे। एल्सा और अल्फ्रेडो को निकाला जा रहा था और 2 अन्य सदस्य एरिक और डेल्गाडो बीमारी और थकावट से जूझ रहे थे। वे चढ़ाई करने की स्थिति में नहीं थे। मौसम खत्म होने वाला था, इसलिए जब हालात सुधरे तो आखिरी बार शिखर तक पहुंचने की कोशिश अब टीम का प्रयास नहीं रही। अब केवल कार्लोस और वांडा बचे थे। उनकी रणनीति सीधी थी। पहाड़ की तलहटी से कैंप 4 तक जाना था, जो लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर था। फिर एक दिन आराम करने के बाद एक दूसरे की मदद से कठिन हिस्सों को पार करते हुए शिखर तक पहुंचना था। इसका मतलब था कि सब कुछ इसी पर था कि दोनों पर्वतारोही एक ही समय पर मजबूत बने रहें। यह बहुत जोखिम भरा था।
उन्हें फिर भी कोशिश करनी थी। 10 मई की शाम को वे दोनों गहरी बर्फ में एक साथ निकले। अगर आप नहीं जानते कि कंचनजंगा जैसे पहाड़ पर चढ़ना कैसा है, तो समझें कि चढ़ाई कहना भी वहां जो होता है उसके लिए कुछ ज्यादा ही उदारता होगी। इस ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव इतना कम होता है कि समुद्र तल के मुकाबले यहां सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन मिलती है। आपका शरीर सचमुच हर मिनट धीरे धीरे मर रहा होता है। कार्लोस 29 साल के थे। वो अपनी शारीरिक शक्ति के चरम पर थे और डेथ जोन की सजा सह पा रहे थे। लेकिन वांडा 49 वर्ष की थीं। उन्होंने 30 साल शरीर को उसकी सीमाओं तक ढकेला। अब असर दिखने लगा था। हालांकि उन्होंने थकान के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन कंचनजंगा के उत्तरी मुख पर जैसे जैसे हवा पतली होती गई, वो और धीमी होती गई। लेकिन रात 11 बजे तक उस रात आखिरकार उनका शरीर जवाब दे गया। वांडा रुक गईं। वांडा 24,400 फीट पर थीं। अभी भी कैंप 4 की सुरक्षित जगह से 1,600 फीट नीचे थीं। उन्होंने कार्लोस से कहा कि वह आगे बढ़ें, क्योंकि वह उस रात और नहीं जा सकती थीं। वो पहाड़ की खुली सतह पर रात अकेले बिताने वाली थीं। उनके पास न तो टैंक था, न ही गद्दा। वजन बचाने के लिए, ताकि वह जवान और तेज कार्लोस के साथ चल सकें, उन्होंने अपना सामान बिल्कुल जरूरी चीजों तक सीमित कर लिया था। उनके पास सिर्फ एक पतला वाटरप्रूफ नायलॉन बैग था, जिसमें केवल उनकी जरूरी चीजें थीं और जिसे आपात स्थिति में कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए बनाया गया था। यह बिल्कुल भी इंसुलेशन नहीं देता। इसका एकमात्र काम है आपकी शरीर की आखिरी गर्मी को हवा से बचाना। यहीं से चीजें गलत होने लगीं। वो अपना स्टोव अपने बिवक बैग में लेकर चल रही थी, लेकिन या तो वो इतनी थकी हुई थी कि हवा में उसे सेट नहीं कर पाई, या फिर भयानक ठंड ने उसके मैकेनिज्म को खराब कर दिया। डेथ जोन में जिंदा रहने को पानी चाहिए, और बिना गर्म स्टोव के आप बर्फ नहीं पिघला सकते। जब कार्लोस अंधेरे में कैंप 4 की ओर चढ़ाई करता रहा, जो उनसे कई घंटे ऊपर था, वांडा ने पूरी रात एक नायलॉन बैग में सिमटकर अंधेरे में कांपते हुए बिना एक बूंद पानी के बिताई। मैं सोचता हूं, क्या वांडा अपने शरीर की सुनने को तैयार थी? उसे जरूर पता रहा होगा कि वह पहले से ही गंभीर संकट में थी। ऊंचाई पर गंभीर निर्जलीकरण से खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून थक्का बनाता है। 26,000 फीट ऊंचाई पर खून के थक्के जान ले लेते हैं। उसके शरीर का तापमान घंटों से गिर रहा था और मांसपेशियां ऊर्जा के लिए खुद को खा रही थीं। असल मायने में वांडा रुत्केविच 12 मई को शिखर की ओर एक भी कदम बढ़ाने से पहले ही मर रही थीं। सही विकल्प था नीचे उतरना, आराम करना और फिर प्रयास करना। उसका शरीर यह जानता था। कार्लोस को भी यह पता था। लेकिन जब 11 मई 1992 को आखिरकार सूरज निकला, तो वो वापस नहीं मुड़ी। वह उठी, उस बीवी सैक से बाहर निकली और कैंप 4 की ओर 13 घंटे की रेंगती हुई यात्रा शुरू की। शाम तक वह कार्लोस के पास पहुंची तो वह पहले जैसी पर्वतारोही नहीं रही थी। वो उल्टियां कर रही थी, पिया हुआ कुछ भी टिक नहीं रहा था और गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड थी। फिर भी जब कार्लोस ने पूछा क्या वो ठीक है, उसने ठंड या प्यास का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ शिखर तक पहुंचने की बात करती रही। 12 मई 1992 को सुबह 3:30 बजे कार्लोस और वांडा कैंप 4 से निकले और अपने अंतिम शिखर प्रयास के लिए अंधेरे में कदम रखा। मौसम साफ था, लेकिन ठंड बेहद बेरहम थी। कार्लोस के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन वांडा जैसे पर्वतारोहियों को यह घर जैसा लगता था। अब वह थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने जो थोड़ा बहुत सामान था उसे पैक किया, अपने कंधों पर बीवी बैग लपेट लिया ताकि अतिरिक्त गर्मी मिल सके, और चढ़ाई शुरू कर दी। कंचनजंगा जैसे पर्वत की चोटी तक पहुंचना साधारण पहाड़ी ट्रैकिंग और लौटने जैसा नहीं है। हर गंभीर ऊंचाई पर्वतारोही के लिए एक सख्त नियम होता है। कैंप छोड़ने से पहले वापस लौटने की समय सीमा तय करते हैं, और जब वो समय आता है तो आप वापस मुड़ जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चोटी कितनी करीब दिख रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप वापस मुड़ जाते हैं। कारण सरल है, ऊपर जाना आपकी इच्छा, पर नीचे सुरक्षित लौटना जरूरी है। इन पहाड़ों पर ज्यादातर लोग चढ़ाई के दौरान नहीं मरते। वे तब मरते हैं जब ऊपर पहुंचने के लिए सारी ताकत खर्च कर लेते हैं और अंधेरे में पैरों की ताकत चुक जाने पर और ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद नीचे लौटते हैं। वापस लौटने की समय सीमा
यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास नीचे उतरने की पर्याप्त ताकत हो। अगर आप इसे चूक जाते हैं तो बुरा अंजाम होता है। इस प्रयास के लिए समय सीमा बहुत सख्त रखनी थी। अंधेरा होने से पहले, तापमान के सबसे घातक स्तर पर गिरने से पहले उन्हें कैंप 4 वापस लौटना था। इसलिए उन्हें दोपहर के शुरुआती समय तक, बिल्कुल आखिरी समय तक चोटी पर पहुंचना जरूरी था। इसका अर्थ था तेजी से बढ़ना। गार्ज़ोलियो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वांडा नहीं। वो इस अभियान में पहले से भी धीमी थीं, जो पिछले 48 घंटों को देखते हुए हैरानी की बात नहीं थी। 24,400 फीट की ऊंचाई पर खुले में बिना पानी के एक रात बिताना, फिर एक दिन मुश्किल से ही कोई तरल भीतर रोक पाना, उसके बाद बर्फ की गुफा में बिना कुछ खाए एक और रात बिताना। इन सब के बाद भी उसका खून अब भी गाढ़ा था। 2 रात पहले स्टोव खराब होने के आफ्टर उसकी मांसपेशियां खुद को ईंधन की तरह जला रही थीं। कार्लोस आगे बढ़ा, गहरी बर्फ में रास्ता बनाते और ऊपर की 2 खाइयों में रस्सी लगाते हुए, ताकि उसके लिए चढ़ाई आसान हो जाए और लौटते समय खुद के लिए भी सुरक्षित रास्ता बना सके। उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब तक कार्लोस ऊपरी पहाड़ के पास पहुंच रहा था, वांडा उससे कई घंटे पीछे रह गई थी। थकान उस पर भी असर डाल रही थी और अब कार्लोस के सामने एक चुनाव था। चोटी पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ें और वांडा को ऊपर अकेला छोड़ें, या उसका इंतजार कर मौसम बिगड़ने का खतरा लें। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। 27,000 फीट पर वांडा का इंतजार करना मतलब वहीं खड़े रहना, और 27,000 फीट पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के खड़े रहना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। उस ऊंचाई पर आपका शरीर जितनी तेजी से खुद को खपा रहा होता है, उतनी तेजी से उबर नहीं पाता, और हर एक मिनट जो आप वहीं खड़े रहते हैं, वो 1 मिनट है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। उसका इंतजार करने का मतलब था कि दोनों नीचे नहीं पहुंच सकते, और वांडा, जिसने इनमें से 8 पहाड़ चढ़ लिए थे, ये जानती थी। उसने उसे रुकने को नहीं कहा था। कार्लोस 12 मई को शाम 5 बजे अकेले शिखर पर पहुंचा। उसने ये कर दिखाया था। वह अपनी उपलब्धि महसूस कर कुछ देर रुका, फिर नीचे उतरने लगा। शिखर तक पहुंचना अविश्वसनीय था, पर यात्रा का सिर्फ आधा हिस्सा है। कार्लोस के शिखर पर खड़े होने के कई घंटे बाद वो अंधेरे में नीचे लौट रहा था। उसने ऊपर चढ़ते समय रस्सी बांधी और शिखर का रास्ता सुरक्षित किया था। अब उसे रात से पहले नीचे आना था। अब तक तापमान इतनी ठंडा हो गया था जितना उसने कहीं भी कभी महसूस नहीं किया था। ऊपर जाते समय लगाई गई रस्सियों के सहारे उसने सावधानी से ऊपर की ढलान से कैंप 4 की ओर नीचे उतरना शुरू किया। दुनिया एक 3 फुट के उजाले के घेरे और बर्फ पर उसके क्रैम्पोन की लयबद्ध धातु जैसी आवाज तक सिमट गई थी, और तभी उसने उसे पाया। 27,100 फीट की ऊंचाई पर वांडा को एक बर्फ की गुफा मिली थी, जो मुश्किल से किसी इंसान के बैठने लायक थी। वह अंदर दुबकी थी, घुटने छाती से लगे थे, और बीवी बैग कंधों के चारों ओर कफन सा लिपटा था। उसे इसका पता नहीं था, लेकिन वह वहां अंधेरे में लगभग 2 घंटे से अकेली बैठी थी। अब बात यह है, मैं हर महीने सिर्फ पेट्रियन के लिए एक वीडियो बनाता हूं। चेतावनी के संकेत मौजूद थे। आप इसे कहीं और नहीं देखेंगे, अगर यही आपकी पसंद है। विवरण में लिंक है। कार्लोस रुक गया। उस दृश्य की अकल्पनीयता ने उसे स्तब्ध कर दिया। यहां उस समय की सबसे महान महिला पर्वतारोही धरती की सबसे खतरनाक पर्वत ढलानों में से एक पर एक गड्ढे में बैठी थी, जैसे वो बस का इंतजार कर रही हो। वो उसके पास बैठा और वे कुछ देर बातें करने लगे। ये कोई घबराहट भरी बातचीत नहीं थी। वहां कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उस ऊंचाई पर जज्बात के लिए न ऊर्जा बचती है, न ऑक्सीजन। उसने बताया कि मौसम बदल रहा है और रात में तापमान गिरता रहेगा। उसने ये सब बहुत शांति से, बिना किसी बहस के सुना, जिस तरह कोई व्यक्ति सुनता है जब उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया हो और बस दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन वांडा ने मदद नहीं मांगी, उसने पानी नहीं मांगा। उसने उसकी तरफ देखा और एक तकनीकी सवाल पूछा, कार्लोस, क्या तकनीकी रूप से मेरे लिए शिखर तक पहुंचना संभव है? वो ये नहीं पूछ रही थी कि वो बच जाएगी या नहीं, बल्कि कि रास्ता साफ है या नहीं। कार्लोस ने उससे कहा, हाँ। उसने बताया कि उसने ऊपर रस्सियां लगा दी थीं। उसने उसे बताया कि रास्ता खुला है, लेकिन फिर उसने वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी। बहुत ठंड थी, रात हो रही थी, और यही वो हिस्सा है जो मुझे समझ में नहीं आता।
गार्सोलियो ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह सोच सकता था। सब कुछ, बस वो एक वाक्य छोड़कर जो शायद आगे की घटना बदल सकता था। उसने ये नहीं कहा, वांडा रुको, अब मेरे साथ नीचे आओ, मैं बिना तुम्हारे नहीं जाऊंगा। शायद उसने सोचा वह बच जाएगी। वो इतनी बार उन चीजों से बच चुकी थी जिनसे उसकी मौत हो जानी चाहिए थी कि ये मानना सचमुच वाजिब था कि वो इस बार भी बच सकती है। या शायद उसे पता था कि वो क्या देख रहा है, फिर भी वो उसे उसके सपने से रोकने का साहस नहीं जुटा पाया। याद रखो, वांडा 49 साल की थी। ये उसका आखिरी मौका हो सकता था। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। उसकी आंखों में अडिग दृढ़ संकल्प झलक रहा था, वही चीज जो उसकी आंखों में 1978 में एवरेस्ट पर थी, 1986 में K2 पर थी, हर उस पहाड़ पर थी जिस पर वो कभी खड़ी हुई थी। जैसे उसकी शंकाओं को दूर करने के लिए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। तो उसने उसे आखिरी बार देखा, सिर हिलाया और पीठ घुमा ली। उसने अपना कार्बिनर फिक्स्ड रस्सी में लगाया और कैंप 4 की ओर लंबा अकेला उतरना शुरू किया। वांडा अब अकेली थी। उस ढलान पर आगे क्या हुआ, इसका जवाब कोई भी निश्चित रूप से कभी नहीं दे पाया है और कोई कभी दे भी नहीं पाएगा। कोई गवाह, रेडियो ट्रांसमिशन या पैरों के निशान नहीं थे जो किसी निष्कर्ष तक पहुंचा सकें। संभव है उसने गड्ढे में रात बिताई और 13 मई की सुबह चोटी की ओर बढ़कर वहां पहुंच भी गई, या शायद वो उस गड्ढे से कभी निकली ही नहीं और बस उसी छोटी सी हवा से बचाने वाली खो में सो गई जहां हर तरफ से पहाड़ उसे दबाए हुए था। क्योंकि जब 13 मई की सुबह हुई तो बेस कैंप पर मौजूद पर्वतारोही पूरे दिन अपनी दूरबीनों से पहाड़ की ऊपरी ढलानों को घूरते रहे, किसी चलती हुई छोटी सी झलक या किसी के उतरने का कोई संकेत देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। कार्लोस ने शुरू में ये उम्मीद बनाए रखी कि वांडा सुबह होने से पहले कैंप 4 में आ जाएगी। उसे यकीन था कि जिसने अब तक इतना कुछ झेला है वो ये भी झेल सकती है। लेकिन घंटे बीतते गए, रात बीत गई और सुबह हो गई, लेकिन उसके ऊपर की ढलान पर अब भी कोई हलचल नजर नहीं आई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। कार्लोस कैंप 2 तक नीचे आया और वहां 3 रातें इंतजार किया। 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को गर्म पानी और सामान के साथ दोनों वॉकी टॉकी लगातार खुले रहें ताकि अगर जरूरत पड़े तो तुरंत बात हो सके। 16 मई को उसे कैंप 2 छोड़कर बेस कैंप जाना पड़ा। याद रखिए, वह भी बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले उसने टेंट को पूरी तरह से स्लीपिंग बैग, खाना, ईंधन, पानी, दवाई, इमरजेंसी ऑक्सीजन से भर दिया, बस इस उम्मीद में कि अगर 0.1% की भी संभावना हो कि वो किसी तरह खुद नीचे आ जाए। वह 17 तारीख को बेस कैंप पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे तब सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। कोई इंसान पहाड़ पर ज्यादा समय बिना मदद जिंदा नहीं रह सकता। वांडा रुत्केविच, वह महिला जो पुरुषों की पूरी एक पीढ़ी से बेहतर चढ़ी, ज्यादा देर तक डटी रहीं और उनसे अधिक कष्ट सहे, अब नहीं रहीं। वांडा उसी पहाड़ पर मरी जो उसने चुना था। वारसो की एक अदालत ने 1996 में उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया, जिसमें उसकी आधिकारिक मृत्यु का समय 13 मई 1992 को रात 11:59 दर्ज किया गया। उसका शव कभी नहीं मिला। वांडा रुत्केविच ने अपने शरीर और विशेषज्ञों की सलाह अनदेखी कर शिखर चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि ये उनका सपना था। अब हम अगले एवरेस्ट पर्वतारोही की कहानी सुनेंगे। सभी ने उन्हें रुक जाने की चेतावनी दी थी। उनके प्रमुख शेरपा ने उनसे कहा था कि अगर वे नहीं रुकीं तो उनकी मौत हो जाएगी। वो चढ़ती रहीं, क्योंकि एक ऐसी बात थी जिसे कोई और नहीं समझता था। इसके बाद यही हुआ।